अस्सलाम वालेकुम। क्या कुछ कहाँ कहाँ पढ़ा है? अच्छा जी, लास्ट क्लास डी शुरू करते हैं और इंशाअल्लाह कल फिर मज़ीद बाकी होंगी। अभी मैं वहीं पे जाऊंगा, वहीं पे लास्ट नॉर्मल क्लास डी स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, डी कैपिटल लिखना था। ओहो, अच्छा जी, IS 8 में पेज 383 ओपन करें अपनी बुक्स का। एक चीज़ आपके साथ बोलते बोलते सेशन ख़त्म हो गया, रह ही गई थी, तो वो मैंने कहा आज तो ना रहे कि चेंज इन एस्टीमेट हो, उसका नोट बनाना सीखें और रेजिडुअल वैल्यू के अंदर भी चेंज आ रहा हो। ठीक है, एक तो ये काम करना है और दूसरा क्वेश्चन बैंक 7 के क्वेश्चन की करेक्शन है, ये मैं अभी पेंडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कल करवा दूंगा मैं। ओके, उसके बाद फिर हम IS 16 पे मूव करेंगे। उसके अंदर जो काम हो सका क्विकली कर लेंगे। अब 1 घंटे की ही विंडो रह गई है मेरे पास। ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ फिलहाल। ओके जी, 383 पेज IAS 8, पता नहीं कौन से वॉल्यूम में था आपके, 2 में, पेज 380। ये जी क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, 383 पेज था, यहीं बना लेते हैं। अच्छा जी, वी परचेज एन एसेट ऑन यकम जनवरी 18 फॉर 125 रुपये। कॉस्ट इसकी है 125 रुपये, लाइफ इसकी है 4 साल और रेजिडुअल वैल्यू है 5। यकम जनवरी 19 पे एस्टीमेट में चेंज हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही करेंगे इस सवाल को जैसे जिंदगी में पहली बार किया था। यकम जनवरी 18 पर हम ये एसेट खरीदते हैं 125 का और इसकी लाइफ है जी 2, 3 और 4, ऐसा ही है। पहले साल की डेप्रीसिएशन निकालने के लिए हम कहते हैं जी 125 माइनस 5/4, क्या आता है आंसर? 30 की डेप्रीसिएशन आई। अब ये 18 का साल था, 19, 20, 21, तो हमारा अंदाज़ा था हर साल हम 30 डेप्रीशिएट करेंगे और एंड पे 5 रुपये बच जाएंगे। ठीक हो गया। अब पहले साल का एंड हुआ और दूसरे साल का स्टार्ट जब आया तो क्या हुआ? 100 यकम जनवरी 19 पे कहता है जी इट इज एस्टिमेटेड दैट रिमेनिंग लाइफ इज 2 years ओनली विद न्यू रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 3 years। तो एस्टिमेट चेंज हो रहा है किस दिन? यकम जनवरी 19 पर। ठीक है, तो हम एस्टीमेट चेंज के दिन खड़े होकर बुक वैल्यू निकाला करते हैं, आपको पता है। तो 125 में से 125 कॉस्ट थी, 30 की डेप्रीसिएशन माइनस होने के बाद बुक वैल्यू इस दिन कितनी है? 95। ये है चेंज इन एस्टीमेट के दिन खड़े होकर डब्ल्यू। ठीक है, अब ऑनवर्ड्स इस WDV ने यूज होना होता था रिमेनिंग लाइफ पे, और रेजिडुअल वैल्यू अगर रिवाइज हो जाती थी तो रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू यूज होती थी। याद आ रही हैं बातें? ये नोट बड़ी तफसील से हमने 2-3 एग्जांपल्स की थी पास पे, वो क्वेश्चन बैंक के 2 सवाल जो मैंने टेस्ट में दिए थे उनके ऊपर बनाया था इस नोट को। ठीक है, बस रेजिडुअल वैल्यू कहीं पे नहीं नजर आई थी, किसी सवाल में इनफैक्ट है भी नहीं पास पेपर वगैरह में,
तो इसलिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन डाला गया। ठीक है, अब ये 30 की डेप्रिसिएशन तो आपने ऐसे निकाल ली थी, लेकिन जब चेंज इन एस्टीमेट आ गया तो अब 95 की बुक वैल्यू ने यूज होने, और कितनी बुक रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, रिवाइज होकर 3 हो गई है, 3 ये रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू। अब पुरानी 5 नहीं यूज हो सकती, रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू 3 इस्तेमाल होनी है। तो 95 डिवाइडेड बाय 3 -3 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ है 2 ईयर्स। अब ये डेप्रिसिएशन 46 हो गई और एक और साल पे 46 हो गई। याद होगा आपको, ये वाली डेप्रिसिएशन हम कहते थे जी अब नहीं होगी। चेंज इन एस्टीमेट में, इधर भाई सवाल पूछ रहा था कोई, चेंज इन एस्टीमेट में हमने वापस नहीं जाना होता। हम जिस साल में खड़े, हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, यकम जनवरी, हम 31 दिसंबर 19 वाले साल में खड़े हैं, ठीक है ना। तो हमने फिर 18 की डेप्रिसिएशन को नहीं छेड़ा, 19 और ऑनवर्ड्स को छेड़ा। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। अच्छा जी, अब इसको भी काट दें, ठीक हो गया। अब ये तो इस तरह से नोट बनवाया था, लेकिन सिखा ये दिया था, एंड पे कंक्लूड किया था हमने कि करंट ईयर में देखो जो इम्पैक्ट आ रहा है, फ्यूचर ईयर में उसी के एग्जैक्ट ऑपोजिट है, ठीक है ना। लेकिन वैसे हमने प्रूव भी कर लिया था। हम प्रूव इस तरह से करते थे कि अगर एस्टीमेट में चेंज ना आता तो 30 की डेप्रीसिएशन बनती। अच्छा एक मिनट, इसके अंदर भी ना सारा ही मिटाना पड़ गया। यूं कर लेते थे हम, फ्यूचर ईयर्स को अलग करते थे। हम कहते थे जी फ्यूचर ईयर्स में 60 डेप्रीशिएट होता अगर एस्टीमेट चेंज ना होता। एस्टीमेट चूं नक्का चेंज हो गया है, चना नचा, सिर्फ कितनी डेप्शन आ रही है अब, अगला साल तो बल्कि है ही नहीं, एक ही साल के ऊपर रखें, फ्यूचर ईयर ही बच जाता है एक। ठीक है, अब गौर करें तो इस साल में डेप्रिसिएशन 16 से, चेंज इन एस्टीमेट की वजह से इस साल की डेप्रिसिएशन 16 से बढ़ रही है, ठीक है। और फ्यूचर ईयर्स में देखें मिलाकर, अगर एस्टीमेट चेंज ना होता तो 60 की डेप्शन अगले 2 साल में आती। एस्टीमेट चेंज की वजह से अब अगले 2 साल नहीं, एक ही साल रहेगा, उसमें 46 की डेप्शन आ रही है, यानी अगले फ्यूचर ईयर्स में 16 से डेप्शन कम हो रही है। याद होगा आपको ये बताया था कि असल में ना कहानी ये है कि एसेट की कॉस्ट तो वही है, सिर्फ एस्टीमेट चेंज की वजह से उसकी ये डिस्ट्रीब्यूशन ही बदली है। तो अगर इस साल में 16 से डेप्शन बढ़ी है तो एसेट तो वही था ना, उसकी डेप्शन फ्यूचर ईयर्स में उतनी कम हो जानी है। इस साल एस्टीमेट चेंज की वजह से कम होती तो फ्यूचर ईयर्स में उतनी बढ़नी थी, क्योंकि एसेट तो वही था। ठीक है, अब हमने ये वाला काम जो था ना, मैंने कहा था कि ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि आपको 5, 10, 15, 20 साल लाइफ वाला एसेट दे दिया जाए, तो आप क्या ये टाइमलाइन बनाकर ये काम करते रहेंगे। उसके लिए फिर आपको ये बता दिया था कि आपने करंट ईयर में इम्पैक्ट देखना है और फ्यूचर ईयर में उसी के रिवर्स कर देना। याद आ रहा है। अब हम नोट बनाया करते थे, ये हमारी वर्किंग हो जाती थी, ये वर्किंग 1 थी। रिक्वायरमेंट क्या है सवाल की, पढ़ो। प्रिपेयर नोट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, कंपनी एक्स, यहीं पे बना लें, कंपनी एबीसी, कंपनी एक्स, नाम कोई नहीं है ना। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19। ओके, नाउ नोट नंबर कोई भी दे दें, नोट नंबर 10 है जी। नोट का नाम चेंज इन एस्टीमेट। पहले क्या करते थे जी, सबसे पहले क्या करते थे, अंग्रेजी लिखेंगे, ड्यूरिंग द ईयर। याद नहीं ताज़ा हो रही हैं? इसका मतलब जब आप रिवीजन के लिए बैठोगे ना तो ऐसे ही सब याद होगा। आपको लगता है भूल गए, आप सिर्फ रिवीजन अपने लेक्चर नोट्स की तरतीब में करते जाएंगे, आपको चीज़ें इंशाल्लाह ताज़ा होती जाएंगी। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर देयर वॉज अ चेंज इन, यूँ लिख लें, सीधे सीधे लिख लें, ड्यूरिंग द ईयर लाइफ ऑफ, चलो ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर देयर वॉज अ चेंज इन यूजफुल लाइफ, देयर इज अ चेंज इन एस्टीमेट, इस तरह लिख दें,
वेयर बाय यूजफुल लाइफ एंड residual value have reduced to 2 years and ₹3 respectively. ठीक है जी. नेक्स्ट थिंग, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन, दो चीजें लेते थे हम, कहते थे जी इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर. अब करंट आप घर पे पूरा लिख लेना. इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर और इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फ्यूचर ईयर्स. ठीक है जी. ये काम के लिए हम एक छोटी सी वर्किंग कर लिया करते थे. ठीक है, तो नोट यहां खत्म हो जाएगा, वर्किंग अलग थलग होती है. ठीक है ना. अब वर्किंग 1 है डेप्रीसिएशन. करंट ईयर की बात यूं लिखते थे, बल्कि हम यूं लिखते थे करंट ईयर में डेप्रीसिएशन में क्या आ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज. डेप्रीसिएशन बढ़ गई कितने से, ये देखो दोनों में फर्क. 30 होती डेप्रीसिएशन, अब 40 है, तो 16 से डेप्रीसिएशन हमारे साल में बढ़ गई. ठीक है, आगे हमने प्रूफ बेशक कर दिया, लेकिन हम तो शॉर्टकट ही कर लेते थे. हम कहते थे डेप्रीसिएशन बढ़ गई है कितने से, 16 से, जिस वजह से प्रॉफिट कम हो गया 16 से. ठीक है, और फ्यूचर ईयर्स के लिए हम इसी को एज इट इज लिख लेते थे. प्रूव करने के बाद 2-3 सवालों में, आज भी प्रूव ही हो रहा है, वैसे तो नजर आ रहा है फ्यूचर ईयर्स में 60 होनी थी, लेकिन चेंज की वजह से अब 40 है, तो 16 से कम हो गई फ्यूचर ईयर्स. ओके, 14 से, तो फिर ऊपर भी 14 ही होना थे. अच्छा ठीक है. तुम मुझे डेप्रीसिएशन का बताओ बस. डेप्रीसिएशन एक्सपेंस तो 14 से, अच्छा जी ठीक है, कम हो गया. बढ़ नहीं गया, कम हो रहा है. ठीक है, 46 से कम हो गया. 46 डेप्शन है ना फ्यूचर ईयर्स में, और 60 होनी थी, तो 14 से कम हो गया, और प्रॉफिट बढ़ जाएगा 14 से. अच्छा, अब आप कहोगे जी ये तो रूल गड़बड़ हो गया. भाई रूल नहीं गड़बड़ हुआ, टेंशन ना लो, रेजिडुअल वैल्यू को लेकर आता हूं मैं सेम वही जो आपको सिखाया था वो कर रहा हूं. डेप्शन 16 से, यही सीखा था ना एज इट इज. डेप्शन 16 से कम हुई और प्रॉफिट 16 से बढ़ गया. अब साथ ही रेजिडुअल वैल्यू को अलग से देख ले. ठीक है, इंपैक्ट वहीं पे ही आ जाना है जो आपने भी देखा था. ठीक है ना, लेकिन हम अपना रूल नहीं ना खराब करते. करंट ईयर में डेप्शन बढ़ी है, बिल्कुल 100% वही डेप्रीसिएशन अगले सालों में कम होनी चाहिए थी. यही सीखा था ना. चलो, अब ये लिख दिया. अब मसला इस सवाल के अंदर था रेजिडुअल वैल्यू का. रेजिडुअल वैल्यू हमारी 5 से कम होकर 3 हुई, यानी रेजिडुअल वैल्यू फ्यूचर ईयर्स में, तो रेजिडुअल वैल्यू में 2 से कमी आई. अब जो रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट प्रॉफिट पे है ना, वो समझ आना बड़ा मुश्किल है. उसके लिए आपने सहारा लेना है डेप्रीसिएशन का. ठीक है, कैसे रेजिडुअल वैल्यू माइनस होती है ना कॉस्ट में से. रेजिडुअल वैल्यू अगर बढ़े तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कम हो जाएगी और डेप्शन कम होगी. रेजिडुअल वैल्यू अगर कम हो तो डेप्रिशिएबल अमाउंट बढ़ेगी और डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगी. अब रेजिडुअल वैल्यू क्या हुई है, कम. रेजिडुअल वैल्यू कम हुई है तो डेप्रिसिएशन ने फिर बढ़ जाना है. ये बात समझ आती है. रेजिडुअल वैल्यू, ये तो नजर ही नहीं आ रहा, ठहर जो, नहीं मुझे नहीं आ रहा, आप ठीक है. अच्छा देखें, सहारा लेना पड़ा डेप्शन का. रेजिडुअल वैल्यू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल करके डिवाइड करते हैं ना लाइफ से. तो अगर रेजिडुअल वैल्यू की अमाउंट
कम हो रही है, माइनस होने फिगर कम हो रही है तो डेप्सिबल अमाउंट बढ़ेगी तो डेप्शन भी बढ़ेगी, और डेप्शन के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। कितने से जी? 2। ठीक है, तो डायरेक्ट हम शायद सोच ना सकते। अब हमने तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट लेना है ना अपने नोट के अंदर, तो प्रॉफिट में नेट पे इंपैक्ट क्या आ रहा है? प्रॉफिट कम हो गया। ओके 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 ओके, सॉरी, प्रॉफिट नेट में बढ़ गया 14 से, तो अल्टीमेटली वहीं पहुंच गए हो। ठीक है ना? तो ये रेजल वैल्यू का इंपैक्ट है इस नोट के अंदर। अगर चेंज रेजल वैल्यू बढ़ रही होती चेंज इन एस्टीमेट में, तो डेप्रीशिएबल अमाउंट को कम करती, तो डेप्रिसिएशन कम होती, तो प्रॉफिट पे। डायरेक्ट सोचोगे तो समझ नहीं आएगी, शायद समझ भी लो लेकिन मुश्किल पेश आएगी। सहारा ले लो डेप्रिसिएशन का, 1 मिनट के अंदर ये इंपैक्ट भी निकल आएगा। ठीक है, अब नोट के अंदर आके हम क्या कहेंगे जी कि इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर्स क्या है जी? इंक्रीज बाय, बल्कि ये ऐसे करना था, ये ऐसे लिखेंगे, इंक्रीज, डिक्रीज है, अच्छा डिक्रीज बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, शाम भी हो गई है, मैं भी थक गया। डिक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर और पुल, भाई साहब भी सामने आ गए, इसको मिटाया था, अच्छा भला, चल। और फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट्स 14 से बढ़ रहे हैं, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट्स ऑफ फ्यूचर ईयर्स, ये हमारा कितने से? 16 और 14। ये आपका जी नोट है, ये साथ इसकी वर्किंग है। और ठीक है, पहले इसको अलग से नोट कर लेना, मतलब तस्वीर ले लें इसकी, फिर वो बाद में दूसरी वाली वर्किंग भी सामने कर देता हूँ, क्योंकि वो वर्किंग ज़रूरी नहीं है असल में, वो तो आपको समझाने के लिए है। आपने सिर्फ करंट ईयर का 46 निकालना है और पुराना वाला 30 निकालना है, बस इतनी को ज़रूरत है आपको इस नोट के बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है जी, ये उधार भी रहता था, हर चैप्टर में कोई ना कोई चीज़ निकल आती है, और बाद में निकल आई ना, कोई चले गए तो फिर मैं वो कंप्यूटर पे बना के ना वीडियो, तो वो फिर अपलोड कर दूँ, मैसेज करा दूंगा। ठीक है, हो गया जी। ये किसी ने अगर पिक्चर लेनी हो तो ऐसे लेनी है तो ऐसे ले लें, अलग से ले लें, अब इसकी वो तो अलग से होगी। यहाँ पे ये आप लोग खड़े सर इस तरफ, ठीक है, क्लास एंड हो, दो सुबह से पढ़ रहे हैं ना, ये भी थक गया, देखें साल के एंड पे आप जो खड़े ना थक गए यहाँ से। ओके जी, बाकी ये एक और काम था बस, मार्वलस वाला सवाल करेक्ट करना है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर मैंने बाय बैक ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट देना है, ये अब इंशाल्लाह सुबह करेंगे। ठीक है, ये सवाल मैंने सही करवाना है, बेसिकली सवाल में गलती है के, ठीक है, वो सही करवा दूंगा। असल में वो पुराना सवाल उठाया ना पिछली बुक से उन्होंने, तो टैक्स उड़ा दिया लेकिन उसका असर निकालना भूल गए, तो इस वजह से वो सवाल सही करवा दूंगा। जिस तरह से आपने मार्वलस, जिस बच्चे ने किसी ने सॉल्व किया था ना, जैसे हमने सीखा हुआ था कि ओपनिंग वाला, वो मुझे ज़रा काइंडली पिक्चर भेज दें, वरना मुझे सवाल दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, भेजी हुई है, मैं ग्रुप में नहीं जाऊंगा ना अभी, आज तो कल से जाऊंगा ग्रुप के अंदर, वो बेचारे भी इंतज़ार में होंगे इस वक्त। में बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना वो फंसा हूँ इनके अंदर हर चीज़ देखने में, तो मैं ग्रुप्स में भी नहीं जा सक रहा। ठीक है, तो कल से इंशाल्लाह उधर जाऊँगा, तो अब मुझे प्राइवेटली भेज देना। ठीक है जी, ये कर लेते हैं कल करेक्ट। ठीक है, अच्छा जी, एक दो छोटी छोटी बातें पहले कर लें। अच्छा, उससे पहले 2 टॉपिक्स की तस्वीर आपने बना ली थी ना, ये कहाँ गया यार, रिवीजन प्लान, ये तो रिवीजन प्लान चेक है, ये ईपीएस कर लिया था ना, तस्वीर आपने बना ली थी, बना ली होनी है, खैर जाए, कौन सी बनाई? ये तो बनाई थी अभी तक,
तो इनकी इकट्ठी कर लो फिर। नजर आ रहा है सही? जी ये करने के लिए लिखे हैं, ये आपने कर लेना है रिवीजन के वक्त। आप ना अलग अलग करूं यार, मैंने कहा रिवीजन प्लान के आने तक चलो तस्वीर बना लो, वरना आप लोगों ने सर खा जाना है मेरा। रिवीजन प्लान दे, रिवीजन प्लान दे। अच्छा जी, पहले ये चेक कर लेना, ये वाला अलग से बना लें, ठीक है? उसके बाद ये वाला अलग से बना लें। बाकी ये तो अभी फाइनल नहीं ना है, ये नॉन फाइनल है। तो सब्र कर लेगा, मुझे पता है, 2 दिन सब्र कर लेगा। अच्छा जी, वैसे स्टेटमेंट चेन इक्विटी का भी फाइनल ही है, लेकिन अभी फ़िलहाल कल तस्वीर जब भी बनाऊंगा जब, लेकिन इसमें अभी काम चल रहा है, इसलिए वापस आ जाए। अच्छा जी, एक छोटी सी बात मुझे लगता है क्लास में शायद हुई थी, शायद नहीं हुई थी, कि अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फार्मूला से रेट निकाल रहे हैं और रेजिडुअल वैल्यू सवाल में नहीं गिवन या 0 गिवन है, तो आपने उसको 1 अज्यूम कर लेना है, वरना आंसर सही नहीं आएगा। एक बात तो ये लिखी हुई है, ठीक है? उसके बाद जी ये 2 मेथड्स पॉइंट 2 टिक कर लें, पॉइंट 3 और पॉइंट 4 पहले करते हैं, उसके बाद पास पेपर्स डिस्कस करते हैं, देखें कितना काम हो सकता है। मेरा दिल है ये दोनों पास पेपर्स डिस्कस कर लूँ, इसमें पहले कॉर्ब लिमिटेड वाला कर लूँगा, वो थ्योरेटिकल सा है, उसके बाद स्पटनिक के अंदर बेस बना दूंगा, आपको होमवर्क में दूंगा, आप आज करके आएंगे, ठीक है ना? कुछ तो आप भी करें, इतनी लंबी क्लास के बाद कोई होमवर्क ना मिले, अच्छा लगता है भला? आधे घंटे तक फजूल बोलना बंद है। कुछ गैरतमंद अभी भी बोल रहे हैं। ओके, पेज नंबर 9 ऑफ बुक्स ओपन करें। मैं चैप्टर के एंड पे पहुंचा होता हूँ, शुरू वाली बात। जी बेटा, अच्छा जी, बहुत प्लीज़, मैंने कहा फजूल बोलना बंद है और फिर बोले जा रहे। बहुत सिंपल सा एक मेथड है जिसको आउटपुट मेथड भी कहते हैं, इसको ऑर्स मेथड भी कहते हैं। ऑर्स मेथड, इसको मशीन और भी हो सकते हैं, लेबर और भी हो सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? वो जोन से भी हों। उसके बाद इसको माइलेज मेथड भी कहते हैं, ठीक है जी, वगैरह वगैरह। सिंपल बहुत है, सिर्फ करवाया नहीं हुआ था, होमवर्क दे देता लेकिन नहीं दिया, ठीक है ना? करवाया हुआ है, किसी एक क्लास को नहीं भी करवाया हुआ, खामोशी से सुन लें, खामोशी से सुन लें, दैट्स इट। मैंने पहले कहा था, खबरदार, जो करवाना है मैंने वो करवाना है, हुआ दोबारा सुन लें। अब आउटपुट मेथड का मतलब ये है कि आपने यूज़फुल लाइफ को सालों के अंदर नहीं एस्टिमेट किया। आपने एक मशीन खरीदी, आपने उस मशीन के बारे में ये नहीं कहा कि इसकी ज़िंदगी 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, बल्कि आपने उसकी ज़िंदगी के बारे में कहा कि जी इसकी ज़िंदगी है 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी ये अपनी सारी ज़िंदगी में, या इसकी ज़िंदगी है 20,000 ऑर्स, ठीक है? अब ये ऑर्स या यूनिट्स के अंदर जब इसकी लाइफ आ गई तो उसी तरह से
कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करना है। ये कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू सिवाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हर मेथड में करना, ठीक है। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट, टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट, ये यूजफुल लाइफ ही है बेटा, इसकी यूजफुल लाइफ आउटपुट की फॉर्म में है। वो आउटपुट यूनिट प्रोड्यूस भी हो सकता है, वो आउटपुट नंबर ऑफ आवर्स भी हो सकता है जो उसने चलना है, ठीक है। अब जब हम ये काम करेंगे ना, देखें जब हम कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ करते हैं तो पर ईयर डेप्रीसिएशन आ जाती है, और जब हम कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ आवर्स कर देंगे तो पर यूनिट या पर आवर डेप्रीसिएशन आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। अब जितने यूनिट्स इस साल रेलेवेंट ईयर में बने या जितने आवर्स इस साल रेलेवेंट ईयर के अंदर उसने काम किया, मल्टीप्लाई उससे कर दोगे, इस साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट इनटू आउटपुट इन रेलेवेंट ईयर, ओके। सिंपल है, मुश्किल नहीं है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी एक मजे की बात बताता हूं आपको। अब तक मैंने आपको हमेशा ये कहा कि डेप्रीसिएशन तो डाइवो है, एक बार जो शुरू हो जाए तो ये नहीं रुकती, ऐसी बात हुई है हमारी, ठीक है। अच्छा, मतलब कि आपने एक एसेट 5 साल की लाइफ एस्टीमेट लगाकर ले लिया, अब आपने उसको डेप्रीशिएट करना है, बीच में लेबर स्ट्राइक हो गई, आपका प्लांट बंद पड़ा है, डेप्रीशिएट हुए जा रहा है, ठीक है। कोई और वजह हो गई, एनुअल हॉलीडेज आ गए, 2 महीने तक कुछ मतलब काम ही नहीं हुआ, फैक्ट्री बंद पड़ी है, डेप्रीसिएशन नहीं रुकती, ठीक है। ये वाहिद मेथड है जिसके अंदर अगर आपका प्लांट बंद हो गया तो डेप्रीसिएशन भी रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि बेसिस ही क्या है, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए उतना डेप्रीशिएट कर दो। अब 5 साल जिंदगी वाला अगर 2 महीने बंद भी रहा है तो उसकी 5 साल वाली जिंदगी 2 महीने बढ़ नहीं जाती। तो वक्त गुजरने के साथ साथ हम कह रहे होते हैं जी डेप्रीशिएट हो रहा है, आइडल पड़ा है तब भी डेप्रीशिएट हो रहा है, वैल्यू लूज कर रहा है। लेकिन आउटपुट मेथड जो होता है इसके अंदर डेप्रीसिएशन एक तो कभी फ्रैक्शन नहीं लगेगा, इट विल नेवर हैपन इन दिस मेथड। आप यकम मार्च को लो, यकम जून को लो, यकम सितंबर को लो, ये एसेट इस वो पीरियड के ऊपर तो डिपेंडेंट ही नहीं है। जितने और आपने तो 3 महीने इस्तेमाल कर लो, भावे 4 महीने इस्तेमाल कर लो, जो आपने आउटपुट इस साल के अंदर इससे बना लिए यूनिट्स, बस वही उसकी डेप्रिसिएशन। तो 2 बातें, पहली बात फ्रैक्शन विल नेवर बी अप्लाइड, ठीक है। एक बात इंपॉर्टेंट इस मेथड की। दूसरी बात इफ आइडल नो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है। ये 2 अहम बातें हैं, बाकी तो इस फॉर्मूला के अंदर कोई ऐसी खास बात थी नहीं, ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल है आपके सामने, रिक्वायरमेंट से ऊपर आपके सामने, इसलिए आप रजिस्टर्स पे अपने इसको सॉल्व करें और आपने नहीं देखना आंसर को, ठीक है। फॉर्मूला ऊपर भी लिखा है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल आउटपुट एक्सपेक्टेड ओवर यूजफुल लाइफ इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। ये एग्जाम्पल है, जल्दी करें 1 मिनट के अंदर अंदर। दो सेंटेंसेस तुमने पहले लिखने हैं। ये याद रख लेने थे, वैसे फ्रैक्शन कभी भी अप्लाई नहीं होना, जरूरत ही नहीं है। दूसरा, अगर आइडल पड़ा होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, वाहिद यही स्टैंडर्ड, यही मेथड है, ठीक है। सरासिफ ने मशीन एक्वायर कर ली है,
कैपेसिटी इसकी है टोटल 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की ओवर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। पहले साल में 12, दूसरे में 14, तीसरे में 4, चौथे में 10 यूनिट्स। कॉस्ट मशीन की 70,000 है, रेजल वैल्यू 5,000 है। चारों साल की डेप्शन निकाल लें, बाकियों को भी कर। जी यही डेप्शन एक्सपेंस निकला आप लोगों का। आसान है मुश्किल? दूसरे को फिलहाल रहने दें, ऐसे मिक्स ना हो, कल करेंगे ना, ठीक है। आउटपुट मेथड हो गया सम ऑफ ईयर्स डिजिट, ये फजूल सा है, कहीं इस्तेमाल नहीं होता प्रैक्टिकली, मैंने नहीं देखा। बहरहाल चूँकि ये हमारे सिलेबस में है तो कहीं ये ना हो MCQ वगैरह के अंदर आ जाए, आ भी जाता है कभी कभी, एक आध दफ़ा MCQ में टेस्ट किया है। तो जो सिलेबस में है हम तो सीख लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये 3 मेथड्स ही हैं जो यूज़ होते हैं, ठीक है ना, दुनिया के अंदर। अच्छा जी, अब ज़रा आ जाएं, एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लें, फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन। ये बात मैंने की हुई है वैसे, किसी क्लास में की हो, किसी में ना की हो, या शायद सब में की हो, लेकिन मुझे वहम सा हो रहा था रात को कि ये बात शायद मैंने क्लास में नहीं की या किसी एक में नहीं की, तो सुन लें। रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर अगर हम हैं, अगर हम रीवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? हर साल फिर रीवैल्यूएशन करो? नहीं, स्टैंडर्ड कहता है हर 2 साल बाद करो, हर 5 साल बाद कर लो। अच्छा, एक बार करो, फिर 2 साल बाद करो, फिर हर 2 साल बाद करो, कोई ऐसी पाबंदी स्टैंडर्ड के अंदर नहीं है। क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए रीवैल्यूएशंस की? अगर आप फेयर वैल्यू रीवैल्यूएशन मॉडल पे अगर आप हैं तो क्या फ्रीक्वेंसी हो आपकी, कितनी आप फ्रीक्वेंटली रीवैल्यूएशन करें? पेज ओपन कर लीजिएगा, मैं बाद में दिखा देता हूँ, फिलहाल सुन लें। अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे हैं, सुन लें, किताब को पलटना बंद करें सब। अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो कितना फ्रीक्वेंटली आपने अपने एसेट्स को रीवैल्यू करना है? सवाल ये है। उसका जवाब ये है कि स्टैंडर्ड कहता है आप साल बाद करना है साल बाद करो, 5 साल बाद करना है 5 साल बाद करो, मेरे इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मेरी अब बस एक ही रिक्वायरमेंट है, आपने इतना लेट नहीं करना कि जो बुक वैल्यू हो और जो मार्केट वैल्यू हो किसी बैलेंस शीट डेट पे, उनमें मटीरियल डिफरेंस आ जाए। मतलब आप फेयर वैल्यू मॉडल पे, रीवैल्यूएशन मॉडल पे चले गए, आपने एसेट को उठा के रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर रीवैल्यूड अमाउंट पे रखा, मिसाल के तौर पे 100 रुपये, ठीक है। 2 साल गुजर गए, आप डेप्रिशिएट करते करते उसको 80 पे ले आए फॉर एग्जांपल। अब 2 साल बाद एक हाई सी प्राइसेस के अंदर आई और उस वक्त जो है वो फेयर वैल्यू मिसाल के तौर पे 200 रुपये हो गई है। अब 2 साल पहले आपने रीवैल्यू करवाया था, रीवैल्यूड अमाउंट ही है, लेस एक्यूमुलेशन 80 रुपये, लेकिन मटीरियल डिफरेंस आ गया, 200 के ऊपर फेयर वैल्यू पहुंच गया। स्टैंडर्ड कहता है ये नहीं मुनासिब, ठीक है। ये ठीक था कि आपने 2 साल गुजर गए, आप 80 पे आ गए हैं और उसकी फेयर वैल्यू भी जो है वो यही कोई 90-95 फिर रही है, इस तरह से करीब करीब है, कोई मटीरियल डिफरेंस नहीं है, तो खैर है, चलने दो, 2 साल 3 साल 4 साल देख लो। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कितना फ्रीक्वेंटली हो? भाई आपने सिर्फ ये इंश्योर करना है, स्टैंडर्ड कहता है आपने सिर्फ ये इंश्योर करना है कि आपकी बुक वैल्यू किसी भी बैलेंस डेट पर, अगर आप कॉस्ट मॉडल में, फिर तो मसला ही कोई ना, 50 साल पुरानी भी आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो कॉस्ट पे पड़ी है। लेकिन अगर आपने रीवैल्यूएशन मॉडल सेलेक्ट कर लिया है, वंस यू हैव सिलेक्टेड रीवैल्यूएशन मॉडल, तो फिर आपने ये इंश्योर करना है कि किसी भी बैलेंस शीट डेट के ऊपर आपकी बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट फेयर वैल्यू में मटीरियल डिफरेंस ना हो। पेज 26 के 5 है। बाकी बातें मैंने पढ़ी थी, देख लेंगे, फिर भी कोई चीज़ अगर आपकी तरफ से होगी तो मैं वो भी देख लूँगा, कुछ बच्चों ने भेजी थी, मुझे तो और कोई काम की बात नज़र नहीं आई थी। बहरहाल जी ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन अंडर रीवैल्यूएशन मॉडल, revaluation should be carried out regularly so that the carrying amount of an asset does not differ materially from its fair value at the balance sheet date.
एमसीक्यूज के पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है, वैसे ही पता होना चाहिए। अच्छा एक और बात, अगर आपने अपने लैंड को रिवैल्यू किया है तो आप पे लाजिम है कि आप बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट सबको आप रिवैल्यू करें, है ना। IS 16 ये नहीं कहता था, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से मिक्स ना करो। IS 16 कहता था अगर एक लैंड को रिवैल्यू किया है ना तो सारे लैंड्स को रिवैल्यू कर लो, ये तो पाबंदी है। लेकिन लैंड रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो, आपका इक्विपमेंट जो है वो कॉस्ट मॉडल पे हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। एक क्लास ऑफ एसेट के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना लाजमी है, एक लैंड नहीं कि आप जिधर आपको अच्छा लग रहा है आप उधर लैंड को रिवैल्यू करें, दूसरों को नहीं। नहीं, अगर लैंड एक भी रिवैल्यू किया आपने तो सारे लैंड्स को रिवैल्यू करो। इस पूरी क्लास को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखना जरूरी है, ठीक है। सब क्लासेस के ऊपर लगाना जरूरी नहीं है। ठीक हो गया, ये बात एक वैसी ज़हन में आ गई। अच्छा जी, चलें जी, अब जरा आ जाएं पास पेपर 15 पे। अब वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है, वो वही कॉस्ट डिटर्मिनेशन वाला एक सफ़ा है जिसके ऊपर कुछ थोड़ी सी बातें, बच्चों को मसले मसाइल आ रहे थे, ऑनलाइन वाले बच्चों के भी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने कहा था रिवीजन क्लास में डिस्कस कर लूँगा। लेकिन जो इधर थ्रेटिकल बात है ना, तो अब सुबह क्लास में आते ही वो 5-7 मिनट 10 मिनट में बात हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं उसको साइड पर रखा हूँ, ठीक है ना। अभी ज़रा पास पेपर 15 और 16 डिस्कस कर लेते हैं जी। मैं ढूंढता हूँ पेज 81। अच्छा जी, जी ये कोई 16 नंबर का सवाल है और उसने डिस्कशन का कह दिया था 2021 में एक बार। सुभान अल्लाह। रिक्वायरमेंट पढ़ें, डिस्कस हाउ अबव इश्यूज शुड बी डेल्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ CL फॉर द एंड 31 दिसंबर 20 इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS। कमी नहीं गैरतमंदों की हमारी क्लास में। हाँ जी, डिस्कशन करनी है हमने, ठीक है, पढ़ते हैं। यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड एज फाइनेंस मैनेजर ऑफ कॉर्प लिमिटेड while reviewing the draft financial statements for the year 31 December 20 prepared by junior accountant, you have noted the following। 3 पॉइंट्स हैं, एंड पे क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ CL इज टू कैरी लैंड एंड बिल्डिंग एट फेयर वैल्यू वेयरएबल। फेयर वैल्यू मॉडल IS 40 वाला है, IS 16 वाला रिवैल्यूएशन मॉडल है, ठीक है ना। जरा ध्यान रखा करो फर्क। वो कह रहा है कि इनकी पॉलिसी है कि लैंड बिल्डिंग को फेयर वैल्यू पे रखते हैं जहां कहीं परमिटेड हो। IS 40 में परमिटेड। चलो 12 पहला सवाल, ये वैसे पता नहीं आपने कब का निशान लगाया हुआ है। ये तब का निशान लगाया हुआ है आपने जब गवर्नमेंट ग्रांट आपने नहीं पढ़ा होगा, सही तरह से नहीं पढ़ा होगा। बहरहाल जरा गवर्नमेंट ग्रांट को रिवाइज करते हैं। गवर्नमेंट ने एक प्लॉट ऑफ लैंड दिया आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, रिकॉर्ड नहीं करेंगे? करेंगे, या नॉमिनल वैल्यू पे या फेयर वैल्यू। अब ऑप्शन है ना, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, उन्होंने कहा हुआ है कि हम फेयर वैल्यू पे रखेंगे। अच्छा, लैंड को मिला, लैंड मिला किस लिए है, इसको छोड़ो। लैंड गवर्नमेंट ने दिया हमें कि उसके ऊपर आपने बिल्डिंग बनानी है, तो जो ये ग्रांट हम क्या एंट्री करेंगे, लैंड डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, ऐसे ही करेंगे ना फेयर वैल्यू से। अब इस ग्रांट को इनकम में कैसे ट्रांसफर करेंगे? नहीं, किस बेसिस पे? लैंड की डेप्शन पे। अब याद है वो वाला सवाल, क्या सवाल का नाम क्या था यार, वो जिसके अंदर ये बड़ी तफसील थी। रिसेंट अटेम्प्ट का एक सवाल हमने किया था क्लास के अंदर, मुझे नाम नहीं याद, बहरहाल टेस्ट में मैंने दिया था, वो ऑर्चर्ड था उसका नाम अपने। ओके, वट एवर वॉज द क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेंगे, छोड़ें इस बात को, छोड़ें इस बात को। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने सवाल के अंदर ये डिसाइड किया था कि बिल्डिंग की मद में लैंड, बिल्डिंग बनाने के लिए लैंड मिला है ना, तो ये ग्रांट जो है ये उस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन के साथ मैच करवाना है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। वो जिसके अंदर हमने कहा था कंडीशन सेटिस्फाई 3 साल में भी हो रही है ना, तब भी एक दिन में मैंने FR 1 को शायद और तरह से सोल्यूशन करा के अगले दिन फिर सही भी करवाया था, ठीक है ना। बाकी इंट्रो प्लस R1 वालों को तो करवाया ही उसी तरह से था जैसे बता रहा हूँ। मैंने कहा था कि कंडीशन 3 साल में भी अगर सेटिस्फाई हो रही है ना, लेकिन उसके ऊपर जो बिल्डिंग बननी है वो 10 साल डेप्रिशिएट होनी है, तो ग्रांट को 10 साल के ऊपर डेप्रिशिएट करो। याद आया वो सवाल टेस्ट वाला?
ठीक है ना। अब ये सारी सिचुएशन इस सवाल के अंदर देखो, कहते हैं इन जनवरी 20 गवर्नमेंट अलॉटेड एन इंडस्ट्रियल प्लॉट टू सीएल एट अ प्राइम लोकेशन सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट सीएल विल एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री। अब ने ये डिसाइड कर रखा है कि फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना कंडीशन नहीं है कि आपको जिस दिन फैक्ट्री एस्टैब्लिश होगी सारी इनकम में डाल देंगे, नहीं 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 नहीं, ठीक है। ये बिल्डिंग बनेगी, फैक्ट्री बनेगी, वो फैक्ट्री जैसे जैसे डेप्रिशिएट होगी ये ग्रांट वैसे वैसे इनकम में जाएगी। ये उसूल हमने बनाया था, याद है? ओके। सीएल कंस्ट्रक्टेड द फैक्ट्री विच वॉज अवेलेबल फॉर यूज इन यकम अक्टूबर। किस दिन से डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी है? ड्यू टू डिले, नहीं डिले कर देंगे, रिक्रूटमेंट बंदे नहीं मिल रहे, डिले कर दिया। अवेलेबल फॉर यूज से डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी है, तो बेशक 15 मार्च तक वो लेट हो भी रहे हैं, हमने 1 अक्टूबर 20 से डेप्रिसिएशन शुरू करनी है। अच्छा, आगे वो कहता है अकाउंटेंट ने क्या किया? अकाउंटेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड लैंड हैज इट वाज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। कमाल करते हैं यार अकाउंटेंट साहब, कमाल करते हैं अकाउंटेंट साहब यार। और यार फेयर वैल्यू डिटरमिन करो, और फेयर वैल्यू डिटरमिन करके उसकी एंट्री करो, लैंड डेबिट, डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। ये क्या कर दिया तुमने? आप जूनियर को बुला के बेइज्जत कर रहे हैं, ठीक है। नहीं पढ़ा था FAR 1, नहीं IS20 पढ़ा हुआ तुमने, बदतमीज आदमी। क्या कर रहे हैं? करके आ गए। ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट? कुछ भी नहीं करेंगे, चलो फटाफट। अब ये डिस्कस करना है हमने यहाँ डिस्कस करना है। हम कहेंगे कि लैंड की एंट्री होनी चाहिए, हम उसकी फेयर वैल्यू असेस, अब है तो नहीं फेयर वैल्यू सामने, लेकिन हमने कहेंगे ना हम फेयर वैल्यू असेस करेंगे। यार भाई प्राइम लोकेशन पे प्लॉट पड़ा है तो जाओ वहां पे मार्केट में पता करो, 2-4 प्रॉपर्टी डीलर से बता देंगे कितनी कीमत है उसकी, ठीक है। फेयर वैल्यू डिटरमिन करो, उसके ऊपर एंट्री करो आप, लैंड डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। ये एंट्री नहीं करके बतानी, ये उसको अंग्रेजी में बताना था कि हम फेयर वैल्यू को डिटरमिन करेंगे और लैंड को रिकॉर्ड करेंगे और डेफर्ड ग्रांट भी रिकॉर्ड करेंगे। और अगली बात, डेफर्ड ग्रांट को इनकम में फेंकेंगे उन बेसिस पर जिन बेसिस पर फैक्ट्री ने डेप्रिशिएट होना है। तो फैक्ट्री 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स डेप्रिशिएट होगी तो ग्रांट भी 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स उन्हीं सेम बेसिस पे इनकम में जाएगी। ये अंग्रेजी में लिख के बताना। अब आगे कहता है, एक तो अकाउंटेंट ने लैंड की एंट्री नहीं की, दूसरा वाइल फैक्ट्री बिल्डिंग इज स्टिल अपीयरिंग इन CWIP। एक और कमाल कर दिया उसने, ठीक है जी। वो कहता है जी जिस दिन से एक्टिविटी स्टार्ट होंगी CWIP से उस दिन निकालूंगा। कहाँ ये रख के दें उसके लगे बंदे, जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज है उस दिन CWIP से क्रेडिट करो उसको और बिल्डिंग में डेबिट करो। तो ये भी अंग्रेजी में लिख के बताना है कि जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज हो गई है बिल्डिंग, उस दिन से बिल्डिंग डेबिट CWIP क्रेडिट करके उसको डेप्रिशिएट करना शुरू करना है, ठीक है। इसकी अंग्रेजी घर पे पढ़ लेना, यही बातें लिखी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, CL acquired वाह 3 स्टोरी बिल्डिंग, 3 कहानियों वाली बिल्डिंग खरीदी है इन्होंने ऑन 1 मार्च 2020। 3 कहानी बिल्डिंग, ठीक है। 3 स्टोरी। अच्छा नहीं EY होना चाहिए था ना, स्टोरी तो फिर अच्छा चलें छोड़े। CL acquired a 3 स्टोरी बिल्डिंग ऑन 1 मार्च 2020। अच्छा, CL uses the ground floor for its marketing department। IS40 आ गया। हाँ, ये इकट्ठे ही आते हैं, कहा था, पढ़ाया भी इकट्ठा था, टेस्ट भी इकट्ठे, पिटाई भी इकट्ठी की थी इसके ऊपर, याद होगा इंशाल्लाह। रिवीजन करोगे इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में ये सारा बंच रिवाइज हो जाएगा। IS16 पे थोड़ा टाइम लगता है, ज़रा स्पीड मारना, ठीक है। 5-1 दिन में ये सारा, और इसकी अच्छी खासी वेटेज है भाई। सिलेबस किसी ने देखा? प्लीज़ ग्रिड को एक नज़र डाल लें। कोई नहीं कर लें ये बेटा, कर लें ये काम। पर्चों के बाद उसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी मौका है बेटा, देख लो इसको पर्चों से पहले हैं, ठीक है ना। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 35 से 45 नंबर की ग्रेड इसको देता है 5 टॉपिक्स को। तो हम ऑन एवरेज इसको 35 ही कर लें, 35-40 नंबर थोड़े तो नहीं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे भी आ गया अलग से यूज़ भी हो रहा होता है, आपको पता है हर जगह पे ये सब के सभी कैश फ्लो में भी पड़े होंगे ये, और इनकम एक्सपेंडिचर में भी नज़र आ रहे होंगे, जहाँ ये हर जगह पहुँचे होते हैं ये लोग। अच्छा, अब जी बिल्कुल, अब ये जो अपने इस्तेमाल में है इनके बिल्डिंग, इस पे लगेगा IS16। आगे कहता है कितने गया जी, द वाइल रिमेनिंग 2 फ्लोर्स वर इन एक्सेस ऑफ CL's नीड एंड देयरफॉर वर रेंटेड आउट। IS40 पार्टली ऑक्युपाइड बिल्डिंग में हमने कहा था अलग अलग कर लेंगे, क्या मसला है, ठीक है। द फर्स्ट फ्लोर वॉज रेंटेड आउट ऑन 1 जून एंड सेकेंड वॉज रेंटेड आउट ऑन 1 दिसंबर। द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड द बिल्डिंग एज PPE। कमाल करते हैं अकाउंटेंट साहब भी, इन्होंने अन्नी मचाई हुई है।
फिर कहता है डेप्शन भी ले लिया उन्हें ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे, ठीक है जी। अब नहीं ली होगी उसने रिवीजन क्लास, ये वाला सवाल डिस्कस नहीं हुआ था। सॉरी, लास्ट नॉर्मल क्लास। अच्छा सुने आप, सुने सुने सुने, मुझे पता है आप लोगों पे भी ये वक्त बड़ा भारी गुजरा है, 5-7 मिनट है, ठीक है। मैंने अगला सवाल होमवर्क में देने से पहले उसकी बेस बनानी है, इसलिए इसकी बात कुछ खत्म कर रहा हूँ। हम ये कहेंगे, ओ भाई साहब, ये यूं नहीं कहना, आपने यूं कहना है कि जी फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे IS 16 लगेगा, उसको डेप्रीशिएट करना है। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर चूंकि रेंट आउट कर दिए हैं तो उन पे IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लगेगा, और आखिरी लाइन में लिखा हुआ था जहां पर अवेलेबल हो ये ऑप्शन फेयर वैल्यू पे जाते हैं, तो फेयर वैल्यू मॉडल पे लेके जाना है, फेयर वैल्यू गेन लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना है, डेप्रिसिएशन नहीं की जो उसने की हुई है, ये गलत किया, रिवर्स करेंगे, ये डिस्कशन होती है, ठीक है ना। और क्या उसको क्या नोट सर सैयद वाला लिख के दिखाना, कुछ नहीं, जो आपको पढ़ा होता है ना आपने, ये नॉलेज आपके पास होता है, आपने बस उसको लिखना होता है, वराइट करना होता है। अच्छा जी, हाँ क्लास शाम होगी ना पर। CL इज कंस्ट्रक्टिंग अ पावर जनरेशन प्लांट फॉर इस फैक्ट्री, प्रोजेक्ट स्टार्टेड ऑन Jacam February एंड वुड कंप्लीट ऑन 30 सितंबर, वर्क रिमेन सस्पेंडेड फॉर 3 द प्रोजेक्ट। ये IS 23 है, क्वालिफाइंग एसेट है, उसके लिए लोन लिया है। भाई साहब ने क्या किया, सारा इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, सारी इन्वेस्टमेंट इनकम सरप्लस फंड वाली भी अदर इनकम में। उसको यार को होश कर, IS 23 भी एक होता था, वो कहता था यकम फरवरी, ये नहीं कि यकम जिस दिन से लोन लिया, लोन किस दिन लिया, लोन यकम जनवरी को लिया, इस दिन से कैपिटलाइज नहीं करना, वो लेटर ऑफ, ठीक है ना। ओ यार खुदा का खौफ करो, जिस दिन से, याद आ रहा है ना, यकम मार्च से कैपिटलाइजेशन शुरू करनी है बोरोइंग कॉस्ट की, और सरप्लस फंड्स की इन्वेस्टमेंट इनकम को भी माइनस करना है, नेट अमाउंट लेकर जाते हैं। तुमने ये क्या कर दिया, और साथ ही ये कहेंगे, किधर गया, सस्पेंशन की बात हो रही थी, द वर्क रिमेन्स फॉर 3 मंथ्स, क्यों लिखा नहीं हुआ, खामोश हो तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं लिखवाया हुआ आपको, क्या लिखवाया हुआ, खामोश हो तो कहाँ लिखा हुआ, दिखाओ मुझे, इल्जाम मेरे पे, नॉन रूटीन होगा, मेरे पे इल्जाम, चेक कराओ, छुट्टी बंद, छुट्टी बंद, छुट्टी बंद, रजिस्टर गा रहा तो फिर घर से मंगवाओ, छुट्टी बंद। ये कल ढूंढ के लाना है, ओके। अच्छा क्यों कल नहीं आना तुमने, एक देखो देखो देखो, नहीं 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 बेटा, पता है दे नहीं, अभी चुप कर जाए, ओ यार चुप कर जा, मैं ये कल मुझे आपने बताना है, वैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ये साइलेंट लिखा मैंने, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अस्यूम सस्पेंशन एज, बस एज कल बताएंगे, ठीक है ना, आप लोग बताएंगे, सब बच्चे अपने रजिस्टर्स पे ढूंढेंगे, मैं रजिस्टर पे चेक करूंगा जहां कहीं लिखा हुआ, उससे पहले नहीं बताऊंगा, ओके। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं स्पुतनिक पे। ये सवाल इंशाल्लाह आप कर लेंगे डिस्कशन के बाद, हाँ लेकिन मैं डिस्कस करूंगा तभी करेंगे ना, ये एक क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था ना, ये उसके आसार थे, मैंने मिटा दिए, अब सब बराबर हो जाएंगे। भाई आपका नाम क्या है, हाँ आईडी क्या रहा है इसका, 15983, आपका क्या नाम है, क्लासेस वाले भाई, 16793, अरगमान,
माज, सही से बोलो ना अपना नाम, शर्म आती है। मंसूर, कोई आईडी की जरूरत नहीं है, पहचाना हुआ है। दानियाल, बस्ता बे के मुजरिम जो हैं, किसी ना किसी वक्त तो बोले हो। आपका नाम, आप दोनों का? सज्जाद। आईडी बताओ। 16। नेक्स्ट कौन है भाई? खावर। आईडी इंशाअल्लाह डिस्कस करने लगूंगा ना, सामने ये आएंगे, फिर मैं देखूंगा कल आप लोग करता क्या हूं मैं आप लोगों के साथ। आप भी अपना नाम बता ही दो। खान साहब, पहले भी बताया था आपने। नासिर खान। आईडी 53। बस, बाकी सबके पूरे ही। चल बोलो, बोलते नहीं हो ना। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है जी। अब सवाल में क्या कहता है? कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट अलग अलग दे दिए। ये हमने इस सवाल में तो नहीं किया था, एक सादा से सवाल में ये काम किया हुआ था जिसमें इंजन, कन्वेयर बेल्ट वगैरह था। उसमें कॉस्ट मॉडल था, इसमें बस रिवैल्यूएशन मॉडल आ गया था। कोई मसला नहीं। स्पुतनिक सी लिमिटेड रन्स आ क्रूज बिजनेस, ठीक है, एंड फॉलोइंग information in respect of one of SSL's cruise ships is as follows. SSL brought a cruise ship on Yakam March 18. After required formalities, ship was ready to pair on Yakam April 16. तो रेलेवेंट डेट हमारे लिए फॉर डेप्रिसिएशन है 1 अप्रैल। ठीक है, वो लीगल फॉर्मेलिटीज कोई होंगी ना, ठीक है। तो रेडी टू यूज किस दिन है हमारी ये शिप? यकम अप्रैल 18। डिटेल्स रिगार्डिंग, मैं बोलने वालों को देखने के लिए फौरन मुड़ा। डिटेल किसी वक्त मैं ऐसे मुड़ के देख सकता हूं। डिटेल्स रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ शिप आर एज अंडर। ये आपका होमवर्क है, इसलिए बड़े ध्यान से सुने। इंजन की कॉस्ट, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू। बॉडी की कॉस्ट अलग, यूजफुल लाइफ अलग, रेजिडुअल वैल्यू अलग। ड्राई डॉकिंग भी कोई कंपोनेंट है इसका, हमें से क्या कॉस्ट अलग, रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं है, यूजफुल लाइफ अलग। इंजन को डेप्रिशिएट करेंगे ऑर्स की बेसिस, बाकी दोनों को लाइफ की बेसिस। ठीक हो गया। अब ऑन यकम मई 19 शिप सफर्ड आ हादसा which damaged its body. Repair work took 2 months and costed 26 million. अब जी, एक तो रिपेयर कॉस्ट है, एक्सपेंस आउट करना है, इसको एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं करना। रिपेयर वर्क डिड नॉट चेंज यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यूज ऑफ द कंपोनेंट, सिर्फ रिपेयर कराया हमने। एक तो ये रिपेयर कॉस्ट। दूसरा, डेप्रिसिएशन पे तो इसका कोई असर नहीं होना, आइडल है। हाँ जी, इसीलिए आउटपुट मेथड पहले करवाया इससे, ठीक है, और ये पॉइंट भी लिखवाया। ऑर्स मेथड है ना, तो डेप्रिसिएशन में ये 2 महीने के ऑर्स नहीं लेने आपने, ठीक है। बाकी दोनों की नहीं रुकेगी डेप्रिसिएशन, ये दोनों की डेप्रिसिएशन होती रहेगी। ये यकम अप्रैल 18 से, ये एंड क्या है हमारा? 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर। अच्छा, ये तो पुरानी बात है। यकम अप्रैल 18 को हमने ये इस्तेमाल करना शुरू किया, 31 दिसंबर 18 आया होगा, साल खत्म हो गया होगा। हाँ, दूसरे साल 19 की कहानी है, ठीक है। तो 19 के अंदर ये जो एक्सीडेंट हुआ है, तो 19 वाले साल में बॉडी भी पूरा साल डेप्रिशिएट होगी, ये ड्राई डॉकिंग भी पूरा साल डेप्रिशिएट होगी, लेकिन जो इंजन है वो 2 महीने डेप्रिशिएट, 2 महीने के बराबर और डेप्रिशिएट नहीं होगा, ठीक है। अगली बात, अच्छा जी, एवरेज एवरेज एवरेज
मंथली सेलिंग ऑफ द शिप ड्यूरिंग लास्ट 3 years इज एज अंडर। यहां से भी कंफ्यूज होना था आपने, ये एनुअल नहीं है। 2018 के अंदर 360 और पर मंथ चली है मंथली सेलिंग। अब 18 में ये अप्रैल को शुरू हुआ चलना क्रूज हमारा, अप्रैल मई जून 9 महीने, ठीक है, इंटू 9। 2019 में एक्सीडेंट होया सी, एक्सीडेंट पूरा साल 2 महीने बीच में नहीं आने, यही तो मसला था, इंटू 10। और 2020 के अंदर कोई मसला नहीं है, अभी तक तो कोई नहीं लग रहा, तो फिर पूरे 12 महीने ले लेना यहां, ठीक हो गया। बाकी बॉडी पहले साल में 9/12 और उसके बाद फिर पूरा साल 9/12 और फिर आगे पूरा साल, ठीक है, ये कोई मसला नहीं था। अब मसला यहां पे नहीं आ गया, वो है रीवैल्यूएशन मॉडल। हाँ जी ठीक है, बस करते हैं खत्म, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर उसने ये कहा है कि आपने टोटल क्या है जी, रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ शिप वाज 1400 एंड 1000 दो टाइम पर, लेकिन पूरी क्रूज की है ये। अब उसने आगे बता दिया रीवैल्यूड अमाउंट को आपने अपोर्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यूज बिफोर रीवैल्यूएशन। तो उसके लिए ना आपने तरीका बस ये कर लेना था, आपने ना इसको इस तरह से करना है, बॉडी और क्या था, इंजन और ड्राई डॉकिंग, ठीक है जी, जो भी है। अब इधर देखो प्लीज, आपने कॉस्ट यहां पर लिख ली अलग अलग, ठीक है, डेप्रीसिएशन भी ऐसे ही अलग अलग होगी, बेसिस अलग अलग बता दिए आपको, ठीक है। ये डेप्शन होती चली आएगी, अलग अलग ही रखना, क्योंकि लाइफ वगैरह डिफरेंट हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, नहीं भी करना तो इकट्ठा मैनेज कर सको तो कर लेना। अब ये कहीं किसी एक साल के एंड पर ये रीवैल्यू होती है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर रीवैल्यू होती है, तो रीवैल्यूड अमाउंट यहाँ पे एक टोटल का कॉलम होगा, वहां पे लिखोगे टोटल, ठीक है। रीवैल्यूड अमाउंट आएगी यहाँ पर, यहाँ बुक वैल्यू होगी, गेन लॉस आ जाएगा। वो गेन लॉस हर एक को कैसे एलोकेट करोगे, जो इस दिन बुक वैल्यू की परसेंटेज होगी टोटल बुक वैल्यू। रीवैल्यू सरप्लस आ गया 100 रुपए, यहाँ पे 20 पड़ा है, यहाँ पे 80 पड़ा है, तो आप 20/80 इंटू 100 इस तरह सवाल करेंगे, ठीक है। अब ये टोटल वाला कॉलम बनाना है और सरप्लस लॉस वगैरह इससे आगे लिख लेना है आपने, ठीक है। इसको ट्राई करना, मैं इसको कल करवाऊंगा, ये आपका होमवर्क है, कोशिश करेंगे कल इंशाल्लाह खत्म कर लें। हाँ सुने, आखिरी बात, जिन बच्चों की टैक्स की क्लास कल इधर है गार्डन टाउन में, वो यही क्लास परसों सरदनान की गुलबर्ग कैंपस में ले सकते हैं फिजिकली, उनको अलाउड है, ठीक है। अगर नहीं लेना चाहें तो ऑनलाइन, तो दोनों में से कोई एक अवेलेबल होगी। कल टैक्स की क्लास भी होगी, FR1 की क्लास भी होगी। जो बच्चे यहाँ से फिजिकल जिनका क्लैश आ रहा है, वहाँ पे टाइमिंग सेम ही होगी जो यहाँ पे। हमारी टाइमिंग इंशाल्लाह ऑलमोस्ट यही होगी, आपको मैं रात को मैसेज करवा देता हूँ, 9-10 बजे तक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।